नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग भाई। एक बार फटाफट से लाइव आ जाओ, उसके बाद में सेशन को शेयर करते हैं, है ना। तो भाई हमने तो कर दिया शेयर, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो भाई। फिर हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? एक बार फटाफट से बताइएगा कमेंट करके। चलिए, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी जितने भी प्यारे बच्चे आज इस सेशन में जुड़ चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग। और एक बार सेशन को फटाफट से शेयर कर दें, क्योंकि आज से जो है वो एग्जाम मंच एप्लीकेशन और एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास है वो शुरू हो गई है। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे एसएससी जो एमटीएस और सीएचएसएल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं उसकी सीरीज हम लोगों ने आज शुरू की है। और उस सीरीज के माध्यम से मैं आप सभी को टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवाऊंगा और जो मिक्सअप क्वेश्चन जो बनते हैं आप सभी के जितने भी एग्जाम के अंदर आए हैं टीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व कराऊंगा। तो एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं सेशन की तरफ। सेशन में देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन। कुछ ही क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं क्योंकि पहला दिन है और रेगुलर 7 बजे, ठीक 7 बजे आप लोगों को मैथ्स की क्लास जो है वो मिलती रहेगी। और भी अलग अलग टॉपिक्स की क्लास मैं आप लोगों को रेगुलर इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। काफ़ी सारे टीचर जो हमारे एग्जाम मंच की पूरी टीम है आप लोगों के लिए एफर्ट करेगी ताकि आप लोगों का जो आने वाला एमटीएस और सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से निकले, ठीक है। तो एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइएगा सब कुछ ओके है, क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है भाई, चलिए। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प 11 से पूर्णतः विभाजित रहेगा। देखिए, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि 11 का रूल हमें सीखना है। आपको पता है 11 के रूल के अंदर क्या रहता है कि जो इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस हैं उन सभी के अंकों का जो डिफरेंस है पहले उन अंकों का सम करना है, उसके बाद में जो इवन प्लेसेस वाले और ओड प्लेसेस वाले हैं उनका डिफरेंस करना है आपको। अगर वो 11 से भाग जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से भाग चली जाएगी, ठीक है। आपको मतलब सेपरेटली चारों को भाग करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 1, 7 और 0 कितना हुआ, ऊपर आप लिख सकते हो 8। यहाँ पे देखिए 8 और 9 17, 17 और 8 25। फिर इनका हम लोग डिफरेंस करते हैं और इनका जो डिफरेंस है वो 11 नहीं आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए आपका गलत है। ठीक इसी तरीके से 5 और 1 6 और 1 7। अब यहाँ पे देखिएगा 7 और 6 13 और 1 14, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो मतलब ये 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 3 और 1 4, 4 और 6 10 आया। यहाँ पे 9 और 3 12 और 9 21 आया। और 21 और 10 का फर्दर अगर अपन डिफरेंस करेंगे तो वो क्या निकलेगा, 11 निकलेगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे कि जब एक पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है। यदि 8n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी शेषफल वाला जो भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से आए तो कैसे करना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से करें तो ये कह रहा है कि n को अगर आप 5 से विभाजित करें तो आपके पास शेषफल बचता है 3। तो आप मान सकते हो कि n के बराबर सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो रही होगी वो 8 रही होगी, ठीक है। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि अगर इसी का 8 गुना यानी कि 8 रही होगी तो 8 गुना कितना होता है 64। और फिर 64 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपको पता है रिमाइंडर कितना रहेगा, 4 रहेगा। ये तो ठीक है, यहाँ से हो गया, बिल्कुल मतलब लेंथी मेथड कह लो आप इसको, बेसिक मेथड कह लो, उससे हो गया। कई बार वैल्यूज यहाँ पे बड़ी रहती है, पावर स्केयर कुछ वैल्यू रहती है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। क्या है, हमेशा ध्यान देना है। क्या कह रहा है, n को, n क्या है, n एक भाज्य संख्या है और 5 क्या है, 5 भाजक है जिससे आपको डिवाइड करना है। यानी कि ये पहली भाज्य है और पहला ये भाजक है।
उसके बाद में पहला शेषफल आपका बचता है यहाँ पे 3। उसके बाद में एक और सीक्वेंस स्टार्ट होता है कि यदि 8n, यानी कि पहले जो भाज्य संख्या n थी अब उसको 8 गुणा कर दिया है, अब नया भाज्य ये है, और भाजक जो है वो सेम है। यहाँ पे भी भाजक 5 था, यहाँ पे भी भाजक 5 है, यानी कि भाजक यहाँ पे सेम है। और आपसे पूछा है कि दूसरा शेषफल क्या होगा। इस कंडीशन के अंदर एक बात मैं आपको बताऊं, जो भाज्य पहला था और जो भाज्य दूसरा था, यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के, यानी कि ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं और साथ में यानी कि n और 8n, यानी कि इसका डायरेक्ट इसके साथ रिलेशन है। तो हमें क्या करना है, हमें पकड़ना है सीधा पहला शेषफल को, और शेषफल के साथ चाहे 8 गुणा करना है, चाहे स्क्वायर करना है, चाहे पावर करनी है, वो शेषफल के साथ करनी है। तो 8n, यानी कि इस n की जगह आप 3 पुट करोगे तो 8 3 24 भी बन सकता है यहाँ पे, और 24 को आप डायरेक्ट 5 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 ही आएगा। यानी कि इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी संख्या को आप मान लो 17 से भाग करते हो, ठीक है, यानी कि किसी संख्या को आप 17 से भाग करते हो तो 5 शेषफल आता है। और अब ये कहता है कि अगर उसी संख्या को, या एक कोई भी संख्या है 136 से अगर आप भाग करते हो तो उसमें 5 शेषफल आता है। अब ये कहता है कि उसी संख्या को अगर आप कोई और नंबर से भाग करोगे जो यहाँ से इसका एक परफेक्ट फैक्टर होगा तो भी आपका रिमाइंडर, अगर इसका परफेक्ट फैक्टर है और 5 से बड़ा है तो वही आएगा। आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर ये तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संख्या का 3 गुना इस संख्या के 1/3 से 24 अधिक है। बनाओ इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि एक संख्या का 3 गुना इस संख्या के 1/3 से 24 अधिक है, यह संख्या बताइए क्या होगा। देखिए संख्या का 3 गुना यानी कि कोई संख्या x होगी, उसका 3 गुना करोगे तो वो 3x हो जाएगा, ठीक है। दोनों का आप रेशियो ही करके देख लीजिए, और उसका 1/3 यानी कि वही संख्या उसका 1/3। तो कहने का मतलब है कि रेशियो अगर आप करोगे तो 3/9 होगा, यानी कि वो संख्या क्या होगी, 9:1 में होगी। क्लियर है। और उसके बाद में ये कह रहा है कि इस संख्या के 1/3 से 24 अधिक है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस जो आया 8 यूनिट जो डिफरेंस है वो 24 के बराबर है, ठीक है। तो 24 के बराबर है तो कहने का मतलब 8 3 24, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो 9 की कितनी आएगी 27, ठीक है, और 3 एकम 3। अब कहने का मतलब ये दो ऐसी संख्याएं आई हैं जिनका डिफरेंस आपको आंसर के अंदर दे रखा है और 24 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि किस संख्या का 3 गुना 27 होता है, तो आप कहोगे जी 9, यानी कि वो संख्या क्या है, 9 है। 9 का ही 3 गुना किया है, 9 का ही तीसरा हिस्सा किया है, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन ए बन रहा है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी हो, उसका एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, दोनों तरीके ध्यान देना। एलसीएम डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम का तो आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। अब एचसीएफ अगर आपको एक फ्रैक्शन का निकालना है तो फ्रैक्शन के अंदर हमेशा आपको दो चीजें दी रहती हैं, क्या, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जिसको हम अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर जिसको हम हर बोलते हैं। कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो हमेशा आपको न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना होगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है। तो डायरेक्ट याद रखोगे, ऊपर वाला जो दिया है वही ऊपर निकालना है आपको। ठीक इसी तरीके से अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होगा तो हमें क्या काम करना है, न्यूमरेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे, बाकी बचा डिनोमिनेटर, उसका हम लोग एचसीएफ लेंगे। हमें यहाँ पे फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास 3 वैल्यू है, 7, 21 और 49, और 7, 21 और 49 है, हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 7, 21 और 49 के अंदर एक कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है सबसे छोटा 7, तो यहाँ पे सबसे छोटा 7 एक तो ए ऑप्शन में है और एक डी ऑप्शन में है। उसके बाद में आपको नीचे का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, तो डिनोमिनेटर आपको दिख रहे हैं 16, 32 और 8,
ठीक है। इनका जो एलसीएम आएगा वो 32 आएगा, क्योंकि 32 8 से भी भाग जाता है, 16 से भी भाग जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन दे रखा है अलजेब्रा से, कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है और a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 12 दे रखा है। तो आपसे पूछा है वैल्यू क्या रहेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। एक कहानी में आपको बता देता हूँ, हमेशा ही एक छोटा सा फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होगा। कब होगा, अगर आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि इसके इक्वल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू, एक तो चाहे तो आप वो हाफ वाला फॉर्मूला निकाल सकते हो, इंटू हाफ ऑफ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से आप फर्दर सोल्व करोगे तो आपको एक सीधी सादी वैल्यू मिलेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जब ये इसके बराबर 0 है तो 3abc को इस साइड ले जाइएगा, प्लस हो जाएगा इंटू 3abc, और abc की वैल्यू आपको दे रखी है सीधी 12, 3 आपके पास है तो 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 36 होगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि फरवरी 2020 के दौरान श्यामलाल जी की औसत दैनिक आय 560 थी। पहले 16 दिनों की औसत आय 590 थी और अंतिम 16 दिनों की औसत आय 500 थी। 14, 15 और 16 फरवरी के लिए उनकी औसत आय क्या थी। सबसे पहले तो उसने बात करी है फरवरी की, और फरवरी में भी क्या लिया उसने, 2020 लिया है। ठीक है, तो 2020 लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा तो फरवरी के अंदर टोटल दिन कितने होंगे, 29 होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे पजल नहीं होना है। ठीक है, अब की बार क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले 16 दिन की, यानी कि 1 से लेकर के जब, यानी कि 14, 15 और 16वां दिन। ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये 29वां दिन आ गया। क्या बोला है इसने, क्या बोला है इसने, इसने बोला है कि पहले 16 दिनों की औसत आय है 590। ठीक है, और अंतिम टोटल, तो अगर बात करें हम टोटल 29 दिनों की, तो उसने बोल रखा है 560 है। ठीक है, पहले 16 दिन की औसत आय आपको दे रखी है 590 और लास्ट के 16 दिन की औसत आय आपको दे रखी है 500 रुपए, है ना। तो लास्ट के 16 दिन कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। ध्यान से देख लेना, यहाँ होंगे। क्यों, क्योंकि 15वां जो दिन है ना वो बीच का दिन होगा। आपको पता होगा इतना, तो जब 29 टोटल दिन है तो यहाँ पे ये जो दिन है वो 15वां बीच का दिन आपको मानना पड़ेगा। टोटल 29 दिन है, तो आपको पता है 29 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जो मिडल फॉर्मूला लगाते हो तो वहाँ से 15 निकल के आता है, तो ये डायरेक्ट इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब लास्ट के 16 दिनों की बात कर रहा है ये, तो इसकी औसत आय कितनी है, 500 है। अब आपको पूछा है कि 14, 15 और 16, देखिए 15 तो आपको बीच का दे रखा है, इसमें भी 15 काउंट हो रहा है, इसमें भी 15 काउंट हो रहा है। फर्क कितना आ रहा है, 14 और 16 के अंदर, वो अपने को निकालना है। वो देखिए कैसे निकालेंगे। आपके लिए औसत आय पूछिए तीनों की इकट्ठी। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा, सीधा 29 गुना 560 करिएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि टोटल दिनों के अंदर, यानी कि 29 के अंदर उसके टोटल आय कितनी थी। कुल आय निकाल लीजिएगा यहाँ से, जितनी भी आए। ठीक है, उसके बाद में देखिए 590 गुना 16 कर लीजिएगा, क्योंकि 16 दिनों की, पहले 16 दिनों की आय 590 थी, फिर आखिर के 16 दिनों की आय कितनी थी, 500 थी। ठीक है, इन दोनों को जोड़िएगा, इसमें से घटाइएगा, बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है फटाफट, और उसको 3 से आप भाग करिएगा। क्यों भाग करिएगा, क्योंकि 14, 15 और 16 आपके पास 3 दिन है, और उन 3 दिन की आपसे औसत आय पूछी है, तो फटाफट से मुझे बताइएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ से अगर आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, तो 16 है, 16 5 80, 8000, तो ये हो गया। ठीक है, 16 0 0, 16 9 144, हासिल 14, 16 5 80, 80 और 14 कितना होता है, 94। अब इसको कर लीजिएगा आप 29। ठीक है,
0। एक काम करिएगा, 30 से गुणा करके 560 घटा लीजिएगा, बात वही आएगी। आंसर कितना आएगा जब आप निकालोगे तो 1200 आएगा। 1200 को 3 से भाग करोगे तो 400 आएगा। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन मैंने ये पहले करवा चुका है, तो इसका आंसर मुझे पता है। ऑप्शन क्या आया? बी आ गया। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक नाव धारा के प्रतिकूल 64 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में और 120 किलोमीटर धारा के अनुकूल 12 घंटे में तय करती है। आपसे पूछा है स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। एक बात ध्यान से देखिएगा, धारा के प्रतिकूल की बात कर रहा है। हमेशा क्या मानते हैं आप? अगर आप मानते हैं x किलोमीटर पर हावर, तो वो क्या मानते हैं आप? नाव की चाल मानते हैं। ठीक है, और अगर आप y किलोमीटर पर हावर ले लेते हैं, ये आप मानते हैं धारा की चाल। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? धारा के प्रतिकूल पूछा है, यानी कि अपस्ट्रीम पूछा है, तो x माइनस वाई, और x माइनस वाई आपको क्या दे रखा है? 64 किलोमीटर की दूरी अगर 8 घंटे में तय करेगा तो स्पीड कितनी हुई? 8। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? प्रतिकूल की बात कर रहा है, x प्लस वाई। 12 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 10 की स्पीड हो गई होगी। कितनी आई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा क्या है कि स्थिर जल में नाव की गति क्या है, यानी कि नाव की चाल ये स्थिर जल में है। आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अब सीधी सी बात है, आपको धारा के प्रतिकूल बता रखा है और अनुकूल बता रखा है। ठीक है, कभी भी आपको x और y की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? फटाफट से बताइएगा। हमें क्या करना है? हमें इसको जोड़ना है। क्या? 10 और 8 18, 2 से भाग करना है, तो कितना आया? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? आपको निकालनी है मीटर पर सेकंड में, ना कि किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कभी भी अगर आपको प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो उसको आप क्या काम करोगे? 5/18 से गुणा कर दोगे तो स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो यहाँ पे आई 2.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। किस किस ने निकाल लिया भाई? एक बार फटाफट से बताइएगा कमेंट करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मोटरसाइकिल की सूची मूल्य, जो सूची मूल्य का मतलब एमआरपी रेट, उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। अगर किसी मोटरसाइकिल का कॉस्ट प्राइस 100 है और उसका 20% अधिक लागत मूल्य है, यानी कि 120 उसका क्या हो सकता है? एमआरपी हो सकता है। और एमआरपी के ऊपर वो 30% की छूट दे रहा है। 30% की छूट का मतलब 12×3 = 36 यूनिट की छूट दे रहा है। 36 की छूट दे रहा है। यहाँ पे आपको सीधा सा पता लग रहा है 120 में से 36 गया, कितना हुआ? 84। तो जब 100 वाली चीज को वो 84 में बेचेगा तो कितने का लॉस होगा भैया? 16 का। 100 पर अगर लॉस 16 का है तो परसेंटेज कितना आया? 16%। ध्यान से देखिएगा, कभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखे तो आपको बहुत ही सिंपली से इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सीपी 100 है, 20% बढ़ा के एमआरपी दिया है, एमआरपी पे डिस्काउंट दिया है जब चीज 84 यूनिट की बेची है। 100 वाली जो चीज है अगर 84 की बिकेगी तो घाटा कितने का होगा? 16 का। 100 पे अगर 16 का घाटा है तो सीधी सी बात है 16% की बात कर रहा है। क्वेश्चन है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई, जबकि संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए। जो परीक्षा का उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक जो अंक थे, मिनिमम मार्क्स थे, पास परसेंटेज था, उससे वो 25 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। एक और लड़का है विमल, उसने अगर 64% अंक प्राप्त किए हों तो विमल ने कितने अंक प्राप्त किए? आपसे ये पूछा है। ध्यान से देखिएगा, गीता थी 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई। अगर वो 50 अंक और प्राप्त कर लेती तो वो पास हो जाती, यानी कि अब ये पास अंक बन गए। एक और बंदा संदीप था जिसने 45% अंक प्राप्त किए। ठीक है,
और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। अगर वो 25 ना भी प्राप्त करता तो वो पास हो जाता, ना भी प्राप्त करता तो भी पास था। ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है। परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा। 30% इस साइड ले जाऊंगा, 45 में से माइनस हो जाएंगे तो 15%, 25 इस साइड जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 75%। जब 15% के बराबर कितने हैं 75 है तो 1 के बराबर कितना हुआ 5, और टोटल अंक कितने हो गए 500, क्योंकि टोटल अंक कितने होते हैं 100%। क्लियर है? यानी कि वो पेपर था 500 नंबर का था। अब पेपर 500 नंबर का है, उसमें से आपसे पूछा है कि विमल है उसने 64% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो 64%, 500 का 64% निकाल लो, कितना आया 320। यानी कि विमल ने 320 अंक प्राप्त किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर 274 है, संख्या का 20% क्या होगा? एक संख्या है x और उसके 3/5 का मतलब है 3/5x। कितना अंतर है 274 अंतर है। ठीक है, आप सीधा सीधा एलसीएम ले सकते हो। जब आपने एलसीएम लिया तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, इसको 5 से गुणा करो, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 साते 35 और 2 37 हासिल 1 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, 5x में से 3x गया 2x, कितना आया 685। ठीक है, x के बराबर कितना आया 685। अब आपको निकालना है 685 का 20%, क्योंकि आपसे पूछा है कि उस संख्या का 20% क्या है। जब भी 20% निकालना है 5 से भाग कर दो, 1 आया 3 7 3 और 7 5 35, कितना आया 137। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्लियर है भाई? एक और क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। एक वस्तु को 24% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 1596 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 18% का लाभ होता। वस्तु का आपसे क्रय मूल्य पूछा है। एक मार्क लगाओ, जहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य 100% रखो, उसके ऊपर और नीचे, यानी कि ये आपकी हानि है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर है? 24% हानि पे बेचा गया, यहाँ से 24% हानि पे बेचा गया। यदि इसे 1556 यानी कि यहाँ पे इसको बेचा गया होगा, और यहाँ की बजाय अगर इसको यहाँ बेचा होता तो कितना 1596 रुपये क्या हो जाता अधिक मिलता, और कितना अगर 18% वो फालतू बेचा होता तो। अब यहाँ से एक चीज कहानी समझ में आ गया होगी आपको। अब देखिए 100% से अगर 24% कम कोई चीज अगर आप बेच रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उस वैल्यू का 76% ले रहे हो। अगर आप उसी वस्तु को 18% प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो यानी कि उस वस्तु का 118% ले रहे हो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 42%। कितना आया 42, चाहे इसको जोड़ दीजिएगा, कितना आया 42%। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब वैल्यू जंप करी, यहाँ पे वैल्यू कुछ थी, यहाँ पे कुछ थी, जब यहाँ पे जंप करी तो यानी कि 42% किसके बराबर है 42% है 1596 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगी बटे 42। और आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ पे ये आपका सीपी है। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू निकालनी है 100। अब यहाँ से आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, बिल्कुल बेसिक सा तरीका बताऊंगा मैं आपको। देखिए 2 है, 2 को 6 किससे बना सकते हैं, या तो 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या 8 मल्टीप्लाई होगा। 2 ही केस के अंदर 2 6 बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 4 है, ये नहीं है, ठीक है, 6 है, 6 दूनी 12 हो गया, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। तो कहने का मतलब डायरेक्ट क्या आया ऑप्शन सी आप लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 8 दूनी 16 होता है, और हो सकता है कि 38 गुना ही ये 42 गुना 38 1596 हो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x और y का अनुपात दे रखा है 4:5, और आपसे वैल्यू पूछी है 8x माइनस 6y अनुपात 9x माइनस 7y बराबर क्या होगा।
डायरेक्ट x की वैल्यू 4 आ जाती है, y की वैल्यू 5 आ जाती है। ठीक है, x की वैल्यू 4 आएगी यहाँ पे तो कितना होगा, 4 8 32। ठीक है, 4 9 36। y की वैल्यू 5 है तो 5 6 30। ठीक है, और 5 7 35। तो यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हो, 2:1 आ गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न कई बार CHSL में पूछ लिए जाते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 साल में एक निश्चित ब्याज दर पर डबल हो जाती है। कहने का मतलब है कि राशि डबल हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 गुना। कितने टाइम में, 8 साल में। ठीक है, अगर राशि 2 गुना हो जाती है तो 8 साल में उसका ब्याज कितना होगा, 1 गुना। क्योंकि हमें बात किसके ऊपर करनी है, ब्याज के ऊपर। और ये आपका समय है। ठीक है, और ये आपकी राशि है। आपसे क्या पूछा है, कितने समय में समान राशि समान ब्याज दर पर, साधारण ब्याज पर 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना करनी है आपको, 4 गुना। अगर राशि 4 गुना करनी है तो आपको इतना पता होना चाहिए ब्याज तो 3 ही गुना होगा, है ना। राशि तो हमेशा सेम रहेगी क्योंकि 1 यूनिट राशि है तो वो भी 1 यूनिट राशि रहेगी। ठीक है, तो ये 4 गुना है, लेकिन हमें क्या करना है, ब्याज 3 गुना बढ़ाना है। ब्याज 1 से 3 गुना होगा तो 3 गुना समय भी तो लेगा। जब वहाँ पे 8 साल ले रहा था तो यहाँ पे भी 3 गुना समय लेगा। कितना टाइम लेगा, 24 ईयर। ठीक है, मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक और दिख जाए, आपसे बोल दिया जाए कि कोई भी राशि जो है वो 3 सालों के अंदर 2 गुनी हो जाती है, राशि 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, और आपसे पूछे कि वो राशि 6 सालों के अंदर या 9 सालों के अंदर कितनी हो जाएगी। मुझे कमेंट में बताइए फटाफट से। ध्यान से देखिएगा, ये आपको समय दिया हुआ है और ये आपको राशि दी हुई है। ब्याज की बात करूंगा मैं तो यहाँ से 1 गुना निकाल दीजिएगा, 1 गुना ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और आपसे ये पूछा है कि 9 साल में वो राशि कितना गुना हो जाएगी। तो ये कितना है, 3 तिया 9 है ना। तो कहने का मतलब ब्याज 3 गुना हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो राशि कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अगर आपसे राशि पूछी है तो राशि 4 गुनी हो जाएगी, ब्याज आपसे पूछा है तो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कोई डाउट है। ठीक है दोस्तों, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए क्लास देनी ज़रूरी थी। ठीक है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूँ। बहुत ही बढ़िया भाई, सारे बच्चे आंसर सही दे रहे हैं आज तो, है ना। चलिए भाई दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और कल से मैं रेगुलर सेशन रखूँगा आप लोगों के लिए, और उस सेशन के अंदर मैं लगातार 1.5 घंटा आप लोगों को मैथ्स करवाऊँगा। 1.5 घंटा में डेली के 50 क्वेश्चन हम लोग लपेट लेंगे, ये श्योर है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, यानी कि हर टॉपिक आपका कवर होगा, हर टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप लोगों के लिए कवर होगा। तो दोस्तों वही टाइम रहेगा, 7 बजे का रेगुलर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और ये जो PDF है आप लोगों को वो एग्जाम मंच के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, कंप्लीट PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर भाई। और क्लास को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पे नए हो तो क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू स्टूडेंट।